देखो, जैसे ट्रायंगल लॉ में हुआ, अगर हम तुमसे बोल रहे कि बेटा एक वेक्टर है दैट इज 2i क्या 3i क्या -4j क्या, ये वेक्टर बताओ रे कैसा है, तो क्या करोगे तुम, इसमें एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, है ना, ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया रे लाइन, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे। आज इसमें थोड़ा सा और हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है, और आज वेक्टर थोड़ा और एक बार एडिशन पढ़ेंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सही। अब 3i कैप इसको हम लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस -4j कैप लिख सकते हैं। समझ में आए बोल देना तुरंत। तो ये हो जाएगा एक वेक्टर 3i कैप 1 2 3, ये वेक्टर हो गया 3i कैप। अब इसके ऊपर हमें किसे जोड़ना है, -4j कैप, तो 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ से इसके सर पे एक वेक्टर रखें जो 4 मीटर लंबा है, बट डायरेक्शन किधर है, जे कैप, सही है। अब हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, सही है रे, ठीक है। अब ये हमारा वेक्टर बन गया। अब देखो इसमें खास चीज़ आज क्या है, ये तो कल भी सिखाए थे तुमको, ठीक है। अब ये वेक्टर ए जो है दो वेक्टर से बना हुआ है और एक वेक्टर है क्यू, ठीक है। ये जो वेक्टर ए है ये दो वेक्टर से बना हुआ है, एक वेक्टर है, ठीक है, पी, और एक वेक्टर है क्यू, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, पी वेक्टर कितना है 3i क्या, क्यू वेक्टर कितना है -4j कैप, सही है। यस सर। वेरी गुड। अब क्या होगा कि तुमसे बोले कि p वेक्टर का मॉड कितना है, सिर्फ p को देखना है, बोलो 3, वेरी गुड। और q वेक्टर का मॉड कितना है 4, वेरी गुड। मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर p है इसका लंबाई, ये लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ये 3 मीटर है, मीटर में मान लो है तो, ठीक है, 3 यूनिट, मीटर हो किलोमीटर जो भी हो। और यहाँ से ये लंबाई ये कितना है 4 मीटर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, इसका मेजरमेंट, ठीक है। अगर ए वेक्टर मीटर में है तो ये 3 मीटर इधर है और 4 मीटर नीचे है। अब तुमसे बोले कि ए वेक्टर का लंबाई क्या होगा, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो, तो देखो ये वाला ट्राइंगल ओ पी और क्यू, ये ओ पी है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा ये वाला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम तुम लोग जानते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। समझ में आया क्या, मतलब इस वेक्टर में अगर ये क्लियर हुआ क्या, अगर हम ये वेक्टर है तो के कैप भी रहेगा। अरे के कैप कहाँ है यार, इसमें के कैप कहाँ लिखे, तो कहाँ दिमाग खराब ना करो सुबह सुबह, हैं यहाँ के कैप कहाँ पे, अभी आई और जे ही पढ़ रहे, के कैप तो है ही नहीं अभी फिलहाल। के कैप का तो अभी हमने सुबह से आज तक नाम भी नहीं लिया, तू के कैप कहाँ सपना देख रहे हो बे, सही प्लान में रहता है, और रहने दो, अभी फिलहाल आई और जे में हम बात कर रहे हैं। ये जो वेक्टर 3i कैप प्लस -4j कैप लिखे, ये समझ में आया। अब तुमसे अगर हम p का मैग्नीट्यूड बोलते तो तुम 3 बोल दिए, q का मैग्नीट्यूड बोले तो तुम 4 बोल दिए। अब तुमसे बोले व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो क्या बोलोगे 5। समझ में आई ये 5 कैसे आया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक और चीज़ देखो, फिर से एक क्वेश्चन लेते और फिर तुमको दोबारा एक चीज़ और नया समझाते, ठीक है। कि मान लो अब डायरेक्शन, ये यूनिट देखो ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, डायरेक्शन कैसे लिखना है, ये अपने को बेसिकली आज समझना है। अब देखो
जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले हम लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर सीखेंगे, क्योंकि वेक्टर में बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिजिक्स में जितना ज़रूरत है उतना जोड़ने घटाने गुना तो सीखोगे, 3 चीज़ सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया वेक्टर P इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इस वेक्टर को कैसा बनाओगे? अब हम इसको डायरेक्ट बना दे क्या, ये 3 और ये 4, देखो तो ठीक है, हमने ऐसा बना दिया डायरेक्ट, अंदाज़ा लगाए कि भैया ये 3 यूनिट है और यह 4 यूनिट है ना। बनाना ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हम ये वाला लिखें और ये वाला लिखें। मतलब ये वाला लंबाई 3 है और ये वाला लंबाई 4 मीटर में है मान लो, तो 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो ये हमारा वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर P। अब तुमसे बोले व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर P, हट फिर से देखो अच्छे से, पैथागोरस थ्योरम लगाओगे ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P का मतलब हुआ कि हम ये लेंथ जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लेंथ अगर तुम देखो, फिर से सुनो, ये वेक्टर P हमारा ऐसा है, ये लंबाई 3 मीटर है, ये लंबाई 4 मीटर है। और जब हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब ये लंबाई होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक P का लंबाई है ना, इस लंबाई को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो व्हाट इज मॉड P, 5, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बोलेंगे कि ये O है, ये P है, ये O है, ये A है, ये B है। तो मॉड ऑफ P इज इक्वल टू, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला मॉड ऑफ P कहलाता है, इसका लंबाई को मॉड ऑफ P बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सही। अब मॉड ऑफ P इज 5, सही है, क्लियर है। ये जिसको नहीं समझ में आए बोल दियो, क्योंकि शुरुआती अगर मजबूत अच्छा रहेगा स्टार्टिंग, तो आगे तुमको दिक्कत नहीं होना, ठीक है। अब देखो कि ये तुम्हें वेक्टर P गिवन था और हमने तुमसे बोला मॉड P, तो तुमने मॉड P कैसे बताओगे, समझ में आया। देखो मॉड P अगर ये माइनस में था तब भी मॉड A 5 आया, ठीक है। ये x इसका 3 था और y माइनस 4j कैप था, तब भी इसका मॉड 5 ही आया। और जब हमने प्लस लिया तब भी मॉड 5 ही आया। अब इन दोनों में हम अंतर कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हें बताए थे कि बच्चों वेक्टर जो होता है इट इज़ एक्चुअली मॉड इनटू P कैप, यही होता है ना। वेक्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 थिंग, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज डायरेक्शन। अब वेक्टर P हमारा क्या है, देखो वेक्टर P है 3i कैप प्लस 4j कैप। मॉड P हमारा कितना है, 5 इंटू P कैप, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो व्हाट इज P कैप, P कैप इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, ठीक है। सो P कैप हो जाएगा 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. देख लो रे कनक। अब क्या होता है कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है और तुम्हें हमने एक चीज़ बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। हमने बोला था यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, अरे है ना, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। तो समस्या ये है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कैसे बता रहा, ये जो हमारा P कैप है ये डायरेक्शन कैसे बता रहा। तो अब देखो डायरेक्शन मुंह तो है नहीं इसके पास कि बोल के बताएगा, तो ये कैसे बताता है, ये देखो ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वेक्टर P जो ट्रायंगल बना रहा है ये दिख रहा है ना, ये 5, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर हम तुमसे बोले कि अरे ये अल्फा एंगल है, तो व्हाट इज कॉस अल्फा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में व्हाट इज कॉस अल्फा, 3/5
वेरी गुड। तुम लोग ट्रायंगल में पढ़े हो शायद कि अगर ये ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा बी बाई एच होता है। 9th में पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो कॉस अल्फा इज बी बाई एच 3/5, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, अगर हमने ये वाला ट्रायंगल देखा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो। और अगर हम बोले कि बच्चों ये बीटा एंगल है, तो व्हाट इज कॉस बीटा? अच्छा देखो, वेरी गुड, इट इज 4/5। जब हम ट्रायंगल ये हरा वाला ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारा बीटा हुआ, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है, दिखा क्या? ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। तो ये अगर बीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। समझ में आया? ये 90 डिग्री है। तुम्हें समझ में आया क्या? सो कॉस बीटा हो जाएगा 4/5। समझ गए? सर हाँ, तो भी चलता, लेकिन ये बनेगा ऐसे ही। हम यहाँ से ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ये वाला जोड़ दें और ये वाला जोड़ दें, एक ही चीज़ हुआ ना। हम यहाँ से ऐसे जोड़ के इधर जाएं या ऐसे जोड़ के इधर जाएं। कल हमने ये बताया था, ये हमने कल ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे, ये वाला कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, c तो वही रहेगा। समझ में आया? वही है पूरा, a प्लस बी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वेक्टर ए तो ऐसे ही बनेगा, ये जो p वेक्टर ए तो ऐसे ही बनेगा। अब देखो, इसमें जो आज हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है, अब ये डायरेक्शन हमें कैसे बताया, ये देखो। ये यूनिट वेक्टर ने बताया, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यूनिट वेक्टर आखिर क्या बता रहा, ठीक है। तो हमारा यूनिट वेक्टर जो बता रहा है एक्चुअली 3/5 क्या है? कॉस अल्फा। तो ये क्या हो गया? कॉस अल्फा आई कैप। और 4/5 क्या है? कॉस बीटा। और कॉस बीटा जे कैप। समझ में आया? तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन जो बताता है उसमें आई कैप का कोफिशिएंट जो होता है, ये आई कैप है ना, आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर p का जो एंगल बन रहा है उसका कॉस का वैल्यू बताए, ठीक है। और जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो वेक्टर p का जो y एक्सिस से एंगल बना रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस से, उसका कॉस का वैल्यू होता है। समझ में आया? ये एक्चुअली कॉस अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू बताता है। तो अल्फा बीटा क्या है, समझ में आया? अल्फा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बता रहा है और बीटा मतलब पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल बता रहा है। समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो कि ये तो तुम, इसी को हम लोग कई बार, ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा है, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कोसाइन। समझ में आया? इसको हम लोग कई बार कॉस अल्फा कॉस बीटा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और कई बार, ठीक है, कई बार इस डायरेक्शन कोसाइन को स्मॉल एल और इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कॉस अल्फा को स्मॉल एल और कॉस बीटा को, ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पी कैप को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप। एल का मतलब 3/5 या कॉस अल्फा, ठीक है। एम का मतलब कॉस बीटा या 4/5। समझ में आया क्या? चलो थोड़ा सा अपन बैक चलते। अब बैक आ गए। अब बैक आ गए, हम बैक क्यों आए? ठीक है, बैक आने का एक रीज़न है। अब देखो कि मॉड ऑफ वेक्टर ए तो तुम लोगों ने 5, हमने ऐसा वेक्टर लिया ही है कि तुम लोग इजीली बता सको। ये 5 मीटर है, सही। अब अगर तुमसे बोले, ये सही है ना, समझ गए हो ना तुम लोग इधर? अब हम इस वेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि ए कैप 3i कैप माइनस 4j कैप, इसका कैसे डायरेक्शन बताएगा।
तो हम बोलेंगे ए कैप इज वेक्टर ए बाई मॉड ए। ठीक है, ए मतलब 3i कैप माइनस 4j कैप बाई 5। सो ए कैप हमारा हो जाएगा 3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप। तो अब तुमसे बोले कि इसमें कॉस अल्फा क्या होगा, क्या बोलो कॉस अल्फा 3/5। आई कैप का कोफिशिएंट क्या होता है कॉस अल्फा। ठीक है, और कॉस बीटा का वैल्यू क्या बताओगे 4/5। 4/5. हाँ, अब तुम देखो, अब यहाँ पे तकलीफ है। कॉस बीटा तुमने 4/5 बताया। -4/5। अब देखो यहाँ पे तुम या तो 4/5 बताओगे या कॉस बीटा इज -4/5 बताओगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये देखो। ठीक है, कि क्या बताना चाहिए। जब हम तुम्हें बोले कि यहाँ पर जो हमने तुम्हें बोला कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो होता है इस वेक्टर p का एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, बीटा वो एंगल होता है इस वेक्टर का जो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनाता है। ठीक है, अब अगर तुमने यहाँ पर कॉस अल्फ़ा को 3/5 बोला तो तुमको क्या करना है और कैसे क्या बोलना है पहले ये देख लो। अगर तुम कॉस अल्फ़ा को 3/5 बोलते हो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कॉस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और कॉस बीटा अगर 4/5 बोलते हो इसका मतलब ये किससे एंगल होगा, पॉजिटिव वाई से कि निगेटिव वाई से। समझ में आया। तो यहाँ तो हमने तुम्हें बोला था कि हम लोग पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स से एंगल लेते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर अगर तुम कॉस बीटा को 4/5 बोलोगे तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि कॉस बीटा निगेटिव वाई एक्सिस से। ठीक है, तो हम लोग ये ना करके हम लोग इसको ऐसा बता दिया करते कि भाई कॉस बीटा इज इक्वल टू -4/5। और -4/5 का मतलब हुआ कि यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है ये बीटा है और बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसीलिए ये निगेटिव है। दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। अल्फ़ा जो है छोटा है 90 डिग्री से और बीटा जो है बड़ा है, इसीलिए कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव है और कॉस बीटा निगेटिव है। मतलब इसका डायरेक्शनल कोसाइन हम बताएंगे कॉस अल्फ़ा 3/5 और कॉस बीटा -4/5। -4/5 बता देंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि भैया ये जो बीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, वो 90 डिग्री से बड़ा है। समझ में आया क्या। अगर तुम यहाँ +4 देखो +4/5 लिखोगे तो तुमको ये लिखना पड़ेगा कि हम ये जो एंगल बता रहे हैं निगेटिव वाई एक्सिस से बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, बोलो। अब देखो जब भी हम एंगल बताते हैं कॉस अल्फ़ा, जब भी यूनिट वेक्टर एंगल बताता है तो कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है और कॉस बीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस से बताते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है ना, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। अब एक वेक्टर मान लो ऐसा है, ये वेक्टर मान लो ऐसा है, ये मान लो 53 डिग्री है, मान लो ये 53 डिग्री है। अगर हम तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, देखो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दें, ए वेक्टर इज 5 मीटर लॉन्ग and makes an angle, है ना, 53 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब तुम कैसा वेक्टर बनाओगे, एक ऐसा वेक्टर बनाओगे जो 5 मीटर लंबा है। सुहानी समझ में आ रहा है रे। तो अब तुम कैसे बनाओगे 5 मीटर एक वेक्टर, तो तुम एक ऐसा वेक्टर बना दो जो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। ये सही है, ये 5 मीटर है, बराबर। यस सर। अब हम एक ऐसा वेक्टर बना दें
तो ये बताओ इसमें क्या गलती है? 5 मीटर ये भी है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो ये वेक्टर भी सही है, ये वेक्टर भी सही है, जबकि एक वेक्टर का एक ही मैग्नीट्यूड और एक ही डायरेक्शन होता है। अगर मेरा इंफॉर्मेशन हम ऐसा देंगे कि एक वेक्टर है जो 5 मीटर लंबा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री बना रहा है, तो हमारा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि कम से कम 2 वेक्टर तो बन ही रहा है ना। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने ये वाला वेक्टर बनाने बोला या ये वाला बोला। समझ में आया? तो इसीलिए जब भी हम वेक्टर का बात करते हैं तो हम 2 चीज़ बताते हैं। समझ में आया? 2 एंगल। जब हम इसका बात करेंगे तो हम बोलेंगे अरे बच्चों ये एक वेक्टर है विच इज़ 5 मीटर लॉन्ग विच मेक्स एन एंगल 53 डिग्री एंड 37 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। मतलब ये 53 है और ये 37 है, तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब कोई भी जब वेक्टर बनाएगा जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से जो एक वेक्टर बनाएगा वो यही वेक्टर बनाएगा, दूसरा कोई वेक्टर नहीं बनाएगा। समझ गए इन्फॉर्मेशन? 2 एंगल क्यों चाहिए? क्योंकि हम एक पॉजिटिव वाई से भी बताएंगे और पॉजिटिव एक्स से भी बताएंगे। तो ये एक ही वेक्टर ऐसा होगा जो दोनों एक्सिस से 53 और 37 डिग्री बना रहा होगा। समझ में आया? दो, कम से कम 2 एंगल चाहिए। अब अगर हम इस वेक्टर का बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव से 53 डिग्री बनाता है, तो हम बोलेंगे कि भैया एक ऐसा वेक्टर है जो 5 मीटर लंबा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री बनाता है और वाई एक्सिस से, ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं तो हमें कौन सा एंगल बताना पड़ेगा? ये वाला। दिस इज 90 प्लस 53 डिग्री बनाता है। अरे है ना? तो एक्स एक्सिस से ये 53 है और वाई एक्सिस से कितना है? 90 प्लस 53। समझ में आया? अरे सही? यस सर। अब हम इस चीज़ को समझ में, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब भी एंगल बताते हैं ना तो पॉजिटिव एक्स से ही बताते हैं और पॉजिटिव वाई से ही बताते हैं, निगेटिव एक्स या निगेटिव वाई से नहीं बताते। ठीक है? तो यहाँ पे अल्फ़ा हम बोलेंगे कि 53 डिग्री है और बीटा हम बोलेंगे कि 90 प्लस 53 डिग्री है। जो भी आएगा, समझ गए? 143 आएगा। समझ गए? ठीक है? यस सर। तो इसका कॉस अल्फ़ा जो होगा एक्चुअली 53 डिग्री होगा और इसका कॉस बीटा जो होगा माइनस साइन 53 डिग्री होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है? तो ये दिक्कत है, जब भी हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू बताते हैं ना तो पॉजिटिव और निगेटिव के साथ बताते हैं, ताकि हमेशा रेफरेंस क्या रहे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम इसको दोबारा तुमसे बताते। समझ में आया क्या? ये एक्चुअली एंगल से मतलब है। कॉस का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होता है तो निगेटिव होता है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। ठीक है? अब देखो ये क्लियर हुआ क्या? थोड़ा बहुत, थोड़ा मिटा देते हैं, धीरे धीरे करके क्लियर होगा। तो इसी तरह से जब हम मान लो एक वेक्टर लिखते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप और बोलते हैं व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो तुम बोलोगे इट इज़ 5। अगर हम बोलेंगे व्हाट इज ए कैप तो ये हो जाएगा 3i कैप बाई 5 माइनस 4j कैप बाई 5। समझ में आया क्या? इसी तरह से अगर हम वेक्टर बी लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप तो तुम बोलोगे मॉड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 5। इसका भी 5 ही मॉड होगा। एंड व्हाट इज बी कैप इज 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। अब इसका डायरेक्शनल कोसाइन बोले, ठीक है, तो तुम बोलोगे कॉस अल्फा इज 3/5 एंड कॉस बीटा इज -4/5।
-4/5 बोल दिए ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस से ही लिया गया, ठीक है। और इसका cos अल्फा बोलेंगे 3/5 और इसका cos बीटा बोलेंगे 4/5। समझ में आया? मतलब ये जो b वेक्टर है वो ये वाला है, दिस इज वेक्टर b, और वेक्टर a जो है वो इधर वाला है, जिसका एक तो पॉजिटिव है और y निगेटिव है, ये हमारा वेक्टर a। ये दो अलग अलग वेक्टर रिप्रेजेंट करा जा रहा है, जो एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है। समझ में आया? ये दो अलग अलग वेक्टर है, इसका डायरेक्शनल कोसाइन 3/5 और cos बीटा -4/5 बोला जाएगा। दोनों का डायरेक्शनल कोसाइन सेम नहीं बोलेंगे, इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये भी 3/5 है और ये भी 4/5 है, तो इसके और इसके डायरेक्शन में क्या अंतर रहेगा? समझ में आया? क्या सेम हो जाएगा ना? ठीक है, क्लियर है? ये cos अल्फा और cos बीटा जब डायरेक्शन हम बता रहे हैं तो भैया इसका डायरेक्शन अलग है, ए का, बी का डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शनल कोसाइन अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम cos अल्फा 3/5, ये तो 3/5, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये दोनों एंगल बराबर है, ये और ये तो बराबर है। बट अल्फा बीटा जो है ये 90 से कम है और इसका बीटा 90 से ज़्यादा है, इसलिए बीटा में अंतर है, अल्फा में अंतर नहीं है। देखो एक्स कंपोनेंट तो दोनों का सेम है, बट वाई में लफड़ा है, एक वाई ऊपर है और एक वाई नीचे है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो इसका cos अल्फा एक्स वाला एंगल तो पॉजिटिव रहेगा, सेम रहेगा, बट पॉजिटिव वाई से एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर सेम डायरेक्शन को साइन है, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम है। सही? क्लियर हो गया क्या? सर ये cos अल्फा और cos बीटा में बोलते हैं ना डायरेक्शनल कोसाइन। हाँ, ये डायरेक्शनल कोसाइन मतलब यही cos अल्फा और cos बीटा को ही बोलते हैं। cos अल्फा एंड cos बीटा, आगे चल के एक और आएगा cos गामा, आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन। और सर अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं ना कि सर cos बीटा अगर माइनस होगा तो अपना जो वेक्टर है वो माइनस y से निकलेगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नहीं नहीं बेट, इतना बोलना नहीं है। वो वेक्टर तो अपने को, देखो ये वेक्टर तो तुम पहचान ही रहे हो, ठीक है। इसमें x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, इसमें बोलना कहाँ है? इसमें बोलेंगे कि भैया cos अल्फा 3/5 है, पॉजिटिव है मतलब ये 90 से कम है, cos बीटा निगेटिव है मतलब बीटा जो है 90 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे अल्फा 3/5 है मतलब अल्फा 90 से छोटा है, यहाँ बोलेंगे बीटा भी 90 से कम है, पॉजिटिव है मतलब बीटा भी 90 से छोटा है। समझ में आया? यस सर। ये सिर्फ 90 के लिए अपने को करना होगा। 90 मतलब नहीं समझ में आया। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली इनका 4 देके गिर रखा है तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि होगा 4 के कोऑर्डिनेट नीचे। हाँ, अब देखो क्या होता है कि तुमसे बोला वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j क्या, बोला इसका डायरेक्शनल कोसाइन लिखो, तुमसे बोले राइट एल एंड एम ऑफ वेक्टर ए। अब क्या करोगे? वेक्टर ए तुम्हें दिया हुआ, बोला रहे इसका एल और एम लिखो, क्या करोगे बोलो? अब मजबूरी है ना, लिखने आना चाहिए ना, क्या लिखेंगे? एल का वैल्यू और एम का वैल्यू क्या बताएं? तो बस इसमें एल का मतलब हो गया ये 3/5, तो हम यहाँ लिख देंगे एल बराबर 3/5 और इसका एम बराबर -4/5। समझ में आया? एल का मतलब हुआ cos अल्फा, एम का मतलब हुआ cos बीटा। समझ में आया? समझ में आया? बात समझ में आया क्या? ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाला बात नहीं। तो डायरेक्शनल कोसाइन समझ गए। अब देखो 3 डायमेंशनल वेक्टर थोड़ा देर बाद लेंगे, अगले क्लास में लेंगे। आज एक चीज़ और सीखते हैं। श्रेय समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड। आज एक नया चीज़ और सीखते हैं। क्या सीखेंगे आज? दैट इज़ कॉल्ड, जो पहले सीखे थे, ठीक है, वही सीखेंगे। अब ट्रायंगल लॉ थोड़ा नए तरीके से सीखें, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ एक बार और पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो ये एक वेक्टर ए है, थोड़ा वेक्टर ऊपर से उठा के ले आए अच्छा वाला, ठीक है, या इधर ही सिखा दे तुमको।
ठीक है, ये जो है यहीं पे अपन सीख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर ए है, पहचान गया है। ये वेक्टर बी है, इसको छुपा देते ऊपर। अरे सही रे, यस सर। ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है ये देखो, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है। ए का लेंथ दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए, इसका कुछ लंबाई होगा ए। बी का मॉड भी दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी इज बी। और ए और बी के बीच एंगल दिया हुआ है, ठीक है। थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब देखो थीटा इज, यहाँ पे थीटा जो दिया हुआ है वो क्या है, इज एंगल। अब एंगल कैसे देखते हैं, सही, ये रूल है। अरे सही, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखना है, ठीक है। जोड़ने का रूल समझ गए, अरे समझ गए रे जोड़ने का रूल। हाँ सर। अब दो वेक्टर के बीच एंगल जब देखना होता है तो इन दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का टेल और टेल ज्वाइन करेंगे, कब, जब हमें एंगल देखना होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक एंगल ये अल्फा है और एक एंगल ये बीटा है, समझ गए। वो एंगल जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दैट इज बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के बीच कभी भी अगर तुम्हें एंगल दिया हुआ है या निकालना है तो ये उसका रूल है, समझ में आया, कि दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन करो। जोड़ने का रूल तो समझ गए हो, ये एंगल देखने का रूल बता रहा हूँ और फिर जोड़ने का है। जब भी दो वेक्टर के बीच का तुम्हें एंगल देखना हो तो इसका मतलब उन दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे और दो एंगल बनेगा। एक दोनों के बीच छोटा एंगल बनेगा जिसका वैल्यू 180 और 0 के बीच में लाई करेगा, और एक दूसरा एंगल होगा जो 180 से बड़ा होगा। तो जो एंगल स्मॉलर होता है जिसका वैल्यू 0 और 180 के बीच लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ गए, क्लियर है, ये लॉ समझ गए, रूल समझ गए। यस सर। वेरी गुड। अब हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, रूल समझ गए तो क्वेश्चन तुम कर लोगे। देखो ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच ये एंगल 60 डिग्री है। तुमसे पूछे व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या दोगे आंसर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? अगर समझ गए हो तो बताओ। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। और कोई? 300 डिग्री। ये बोल रही है, वेरी गुड। दूसरा आंसर आ गया 300 डिग्री। अब फिर से सुनो, देखो देखो फिर से रूल सुन लो। अबे सुनो भाई, रूल फिर से सुनो, रूल नहीं समझे, इतना आसान नहीं, तू समझ गए एक बार में। दो वेक्टर के बीच एंगल, हाँ पे आ रहा है ना उस पे। दो वेक्टर के बीच अगर तुम्हें एंगल देखना है तो दोनों वेक्टर को टेल को एक साथ ज्वाइन करना है। दोनों को टेल को जब ज्वाइन करोगे तो दोनों के बीच दो एंगल होगा। एक एंगल होगा जिसका वैल्यू 180 और 0 के बीच होगा, और एक एंगल ऐसा होगा जिसका वैल्यू ये 180 से बड़ा हो। तो जो एंगल 180 से बड़ा, 0 और 180 के बीच में होगा
उसी एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोला जाता है। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। सही। अब यहाँ पर तुमने बोला 300 डिग्री, तो ये तो 180 से बड़ा हो गया। सर 120 आना चाहिए। हाँ, आना बहुत कुछ चाहिए बे, है क्या ये बताओ। तो देखो क्या, हाँ वेरी गुड। तो क्या करोगे कि तुम ये सबसे पहला काम करो कि क्या ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है ना, नहीं जुड़ा हुआ। तो इस वेक्टर ए को तो ऐसे ही रखो और वेक्टर बी को उठा करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसे दोनों के टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा और तब एंगल देखोगे। समझ गए? अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना है? 120। ठीक है। और अगर ये 120 तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना? 120। तो इन दोनों के बीच दो एंगल बनाइए, 120 और ये 240 डिग्री। समझ में आ दिया हुआ क्या है? मतलब नहीं, रूल को फॉलो करना है। सो ये दोनों ही आंसर गलत हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा इज 120 डिग्री। समझ में आया? दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। भले ही ये टेल यहाँ नहीं है बट इसका टेल यहाँ है, इसका टेल यहाँ है। इन दोनों टेल को बिना वेक्टर को चेंज किए ज्वाइन करोगे और जो छोटा एंगल होगा जिसका वैल्यू 0 और 180 के बीच लाई करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बात समझ में आ गया क्या? कहानी समझ में आ गया कैसे सोचना है? क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ एंगल तुमको ऐसे ही सोचना है। मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। इन दोनों के बीच एंगल ये है 120 डिग्री। अब तुमसे बोले व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q? 60 डिग्री। वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे? इस वेक्टर P और वेक्टर Q को क्या करोगे? ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे बिना कुछ चेंज किए लाओगे ऐसा। और ये जो एंगल होगा दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज पता नहीं कितना 300 डिग्री। तो एक एंगल 300 है और एक एंगल 60 डिग्री है। सो एंगल बिटवीन P एंड Q इज 60 डिग्री। समझ गए? किसी को डाउट है क्या? ये रूल है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते अपन। ठीक है। कुछ नियम कानून बने हुए हैं। एक तो ट्रायंगल लॉ है। फिजिक्स में जो लॉ होता है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। समझ गए? अब दूसरा एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर ट्रायंगल लॉ में पहुंचेंगे। ये एंगल देखना समझ में आया क्या? ये वेक्टर P है, ये वेक्टर हमारा Q है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड माइनस वेक्टर Q। राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड माइनस वेक्टर Q। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो रे। वेरी गुड, 60 डिग्री। अरे और एक 120 डिग्री। तो 60 वेरी गुड, 60। तो वेक्टर Q ऐसा है, माइनस वेक्टर, रिवर्स कर दिया। हाँ माइनस वेक्टर Q ऐसा हो जाएगा और कहाँ कोई अंतर होगा। अब हमें किसको जोड़ना है? Q को नहीं जोड़ना है यहाँ किसको जोड़ना है? माइनस Q को। तो माइनस Q ऐसा हो गया। अब ये एंगल तो 60 है, ये 300 हो गया। समझ में आया क्या? सो वेक्टर P एंड माइनस वेक्टर Q के बीच एंगल 60 डिग्री होगा। समझ में आया? अगर हम P एंड Q के बीच एंगल बोलते देन दिस इज द आंसर। समझ में आया कैसे देखना है? क्लियर है? तो ये तो हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब अपन चलते वापस अपने जगह। अब देखो हमारे पास एक वेक्टर
ये मान लो अब दिया हुआ क्या क्या, फिर से वहीं आते हैं, ट्रायंगल लॉ फिर से समझते हैं। ट्रायंगल लॉ, हाँ पहले वाले का 60 है ना सर? हाँ ना, वो मिटा दिए, पहला वाला का 60 आंसर है। अब देखो हमें दिया हुआ है ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ए और बी के बीच एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और बी के बीच एंगल दिया हुआ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वेक्टर ए को हम ऐसे रखेंगे, वेक्टर बी को हम ऐसे रखेंगे, तो जो स्मॉलर एंगल होगा वो थीटा होगा। यही ना थीटा है। अब हमें निकालना है व्हाट इज वेक्टर सी इज गिवन बाय ए प्लस बी। अब इसको फिर से सीखो, अब फिर से नया चीज बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हें बताना है वेक्टर सी विच इज ए प्लस बी, देन फाइंड द मॉड ऑफ सी। मॉड ऑफ सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। दिया हुआ क्या क्या है, एक चीज, दो चीज और तीन चीज, ये तीन चीज गिवन है, समझ गए। तो अब अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब जोड़ना कैसे, पहली बात तो हमें वेक्टर सी निकालना विच इज ए प्लस बी। तो हम ट्राइंगल, समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। तो बोलो रे, हाँ, तो सबसे पहले जोड़ने का अपन टेक्निक लगाते हैं कि भैया ये वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिए, किसको, बी को। ए के सर पे किसको रख दिए, बी को, सही है। ये ए है, ये वेक्टर बी है, रख दिए। अब एक तीसरा वेक्टर अपने को ड्रॉ करना है। तीसरा वेक्टर यहाँ से उठा के ले आते हैं, ये अपने पास फालतू पड़ा हुआ, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ रख दें, सही है ये। अब ये हमारा वेक्टर हो गया वेक्टर ए प्लस बी। अब देखो इसको जोड़ना कैसे, जोड़ना तो सिखाए हैं ट्रायंगल लॉ। तो ये हमारा हो गया वेक्टर सी, सी इज ए प्लस बी। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो ये एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा, यही दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से जोड़ेंगे, देखना जरा। हम इस वेक्टर ए को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, मान लेते हैं ऐसा है, लाइन बना दी है, कोई दिक्कत, अरे लाइन ऐसे बना दी है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक लाइन यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये लेंथ बी है, क्या ये एंगल थीटा ही होगा या कुछ और होगा, जो स्टेप, अरे वाह थीटा ही होगा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि ये लेंथ कितना है, ये वाला लंबाई कितना है, ये लंबाई कितना है ए, और ये लंबाई बी, तो ये लंबाई का होगा रे, तुम्हें बताए थे, देखो खा गया ना। एक मिनट, ये वाला हमारा एंगल थीटा है। कौन सा ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये बी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल देखना है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज बराबर कॉस थीटा। याद आया कि खा गया, याद है। सो बी बराबर एच इंटू कॉस थीटा, और बी बराबर एच कितना है, बी के बराबर है कॉस थीटा। ये सही लिखे हैं, वेरी गुड। इसके बाद देख लो, किसी को दिक्कत हो तो यही टोक देना, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बड़ा खतरनाक है, अपने को आगे यही यूज करना है ट्रायंगल लॉ में। दूसरा, क्योंकि दो, हाँ ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग फिर से तुमको भेज भी देंगे। ये बेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पैथागोरस थ्योरम और साइन कॉस तुम समझते हो। ये जो ट्रायंगल है ये वाला, तो ये लेंथ बी, ये वाला लेंथ, ये बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, बी बाई एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बी बराबर एच इंटू कॉस थीटा, और बेस बराबर एच कितना है, कैपिटल बी, तो ये लिख दिए बी कॉस थीटा, सही है।
अब दूसरा चीज हम लोग एक और पढ़े, P बाई एच इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो P बराबर H इंटू साइन थीटा और दिस इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो इसको हम B साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बोलो। एच की जगह बी कैसे लिख दिया सर? अबे ये वाला ट्रायंगल, अबे ये हाइपोटेन्यूज का लंबाई कितना है? अबे ये लाल रंग से लिखा हुआ ना, लाल रंग बैलों को नहीं दिखता। अरे ये वाला ये बैल को लाल रंग नहीं दिखता, देखो दिखा तुमको? ये बी है, ये बी ही ना है, लंबाई इसका बी है ना, बोलो सही। अब देखते जाओ और किसी स्टेप में यहाँ तक डाउट है? इधर वाले में किसी में डाउट है? ये हाइपोटेन्यूज मतलब ये लेंथ है, ये जो लाल रंग का दिखाए ना इसका लंबाई है, तो इसका लंबाई तो इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, ये हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। फिर से एक ट्रायंगल तुमको एक बार फिर से दिखाता, हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं यहाँ पर। सर ये ट्रायंगल समझ में आ गया सर। तो ये वाला लंबाई कितना है? ये वाला बी है, तो बी लिख दिए, एच इज बी। अबे ये 5 मीटर है तो 5 मीटर न रहेगा, हाँ सर, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोल दिए। समझ में आया बात? यस सर। अब देखो सर cos थीटा sin थीटा कैसे हो गया बाद में? कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ हो गया? कॉस थीटा तो कॉस थीटा है, यहाँ तक एक स्टेप है, ये दूसरा। sin थीटा वाला समझ में नहीं आया। साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा पढ़े हो? यस सर। तो P यहाँ क्या है? ये है, और H क्या है? ये है। बहुत बेकार लोग हो रहे तुम लोग, 4 बार समझाए फिर भी बोलो नहीं समझ में आ। फिर से देखो, तुम लोग रिकॉल देखो, पढ़ना एक चीज़ होता है और चीज़ों को याद रखना दूसरा चीज़ होता है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। पढ़ तो सब लिए और आगे बढ़ते तो पिछला मिटा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसको देखते जाओ, ये थीटा, ये P, ये B, ये H, सही है यहाँ तक? साइन थीटा क्या बोलोगे? P बाई एच बोलोगे कि नहीं? अरे कहाँ गई रे, कौन बोल रही रे, बोलो रे। और कॉस थीटा का होगा रे? B बाई एच। ये सही है या गलत है दोनों? सर दोनों सही है। वेरी गुड। H को इधर भेज देते हैं तो P क्या हो जाएगा? H इंटू साइन थीटा। यहाँ लाइन भी बना देते हैं, दो अलग अलग चीज़ें, और यहाँ क्या हो जाएगा? B बराबर H इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये H को इधर भेज दिए, इस H को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यस सर। तो ये P है, H का मतलब क्या है? ये B, ये लंबाई तो B है, तो ये हो गया B साइन थीटा, और यहाँ B स्मॉल b क्या हो गया? H तो B है, सो दिस इज B कॉस थीटा। समझा क्या? यस सर। वेरी गुड। देख लो फिर से एक बार देख लो। तो हमने एक्चुअली इस ट्रायंगल में P न लिख करके इसके जगह पे हमने लिख दिया B साइन थीटा, और इसके जगह पे लिख दिया B कॉस थीटा। देखो ना, स्मॉल b कॉस थीटा है और P बराबर B साइन थीटा है, सही? यस सर। वेरी गुड। देखो रे, और बाकी लोग देखो रे, इसको समझ में आया थोड़ा? तुम बोलो रे। ट्रायंगल लॉ इतना आसान नहीं, इसमें भी अपने को देखो और पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ते हैं, और अगर दिक्कत हुआ तो 4 बार पढ़ते हैं। समझ में आया? अच्छे से देख लो, घबराने वाला बात नहीं, बराबर है ये यस सर। लक्ष्य? यस सर। वेरी गुड। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कहानी तो शुरू हुआ है, ठीक है। यह आधा घंटा का कहानी है, फिर एक बार और जोड़ना सीखेंगे थोड़ा और नए तरीके से। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ये ट्रायंगल तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो तुमको दे भी देंगे। इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो S। R नहीं देते, R से रिजल्टेंट लिखते, सही। इन ट्रायंगल O Q
एस, या एस छोड़ो ओ क्यू आर ही लिख लो, बार बार वो दिक्कत करेगा नहीं। ओ क्यू एंड आर, ये कैसा ट्राइंगल तुमको दिखता है? ओ, राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड, ये ओ क्यू और ये आर, ये सी, ये सी है ना, ये है ओ क्यू और आर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो तो बीच का हम ये नहीं देख रहे, समझ में आया? हम अब क्या कर रहे हैं, इस बी को बीच से हटा दे रहे हैं। ये नाटक कर रहा है ना, इसको हटा दिए। अब देखो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। ये हमारा सी है। अब देखो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम बोले ओ क्यू का वैल्यू कितना होगा? ओ से लेके क्यू तक का लंबाई कितना होगा? ओपी प्लस पी क्यू। ए प्लस बी कॉस थीटा। ओपी का मतलब ए, ये लंबाई ए है, और ये वाला लंबाई मतलब बी कॉस थीटा, सही है। यस सर। और क्यू आर इज बी साइन थीटा। बी साइन थीटा, वेरी गुड। ओ आर इज सी, मतलब ये सी मतलब मॉड ऑफ वेक्टर सी। ये लंबाई तो सी का मैग्नीट्यूड है ना, ये सी का मैग्नीट्यूड है ना ये। यस सर। अरे ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए का लंबाई, सी का मैग्नीट्यूड मतलब सी का लंबाई। यस। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक धरती पे इंसान थे, उन्होंने बताया था ओ आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। याद आया? पैथागोरस जी थे ना पैथागोरस जी? हाँ, वेरी गुड। तो ओ आर क्या है? ओ आर इज मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है? ओ क्यू ये रहा, इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। और क्यू आर क्या है? क्यू आर हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो, अब जो नहीं समझ में आप बता देना। तनीषा बोलो रे, तनीषा दिक्कत है तो बता दो। देखो दिक्कत होगा तो दोबारा पढ़ा देंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90% चीज़ें वेक्टर है, तो अपने को ये वेक्टर बहुत तरीके से सीखना है। एक्चुअली IJK में नहीं रहता, ऐसे भी जोड़ना होता है। एक बार और जोड़ेंगे अभी तीसरे तरीके से। 3 बार वेक्टर का एडिशन पढ़ना है कम से कम, नॉर्मली 4 बार पढ़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दियो। तो अब इसको स्क्वायर करते हैं, तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा जरा देखना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे गलत हो गया सर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना? हाँ, लिख रहा हूँ, गलती किए नहीं कि तूने टोक दिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो ये बढ़िया लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो रे टायर। यस सर, 1 हो जाएगा ये। और हाँ, अरे वाह, बस बस बस, वेरी गुड। इतना बोल दी, इसका मतलब समझ में आया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा और सी बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सी का मतलब दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर सी। मॉड ऑफ वेक्टर सी का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, बिकॉज सी वेक्टर हमारा क्या था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करेंगे रे, पहले एक एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा और बचाइए, अभी पूरा नहीं हुआ ये, ठीक है। नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, हम दोबारा समझा देंगे। बट जब ज़रूरत पड़ेगा, देखो आज जो पढ़ रहा है उसका ज़रूरत आज नहीं पढ़ना, ये 2 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगा और वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत करेगा। इसीलिए अभी नहीं समझ में आया तो बता दो। ट्राइंगल लॉ समझ गया कि भाई ए के हेड पे बी को रखा,
फिर हमने बी से एक ट्राइंगल बनाया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये हो गया बी साइन थीटा और ये हो गया बी कॉस थीटा। और ये बड़ा वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम में ये वाला साइड हमारा जो लंबाई है ये वाला, ये तो a प्लस बी कॉस थीटा है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखो a प्लस बी, और ये जो लंबाई है ये तो b साइन थीटा है। सही, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फिर हमने लिख दिया है ना, सी स्क्वायर इज ओ पी स्क्वायर प्लस ये क्यू आर स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इससे सी निकल गया। सी का मतलब क्या है, सी वेक्टर का लंबाई। सी वेक्टर का लंबाई मतलब मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हमने तुमसे बोला कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो इसका मतलब इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। समझ में आया? अब हम ऊपर से फिर से एक बार दिखाते हैं, देखते जाओ। और एक चीज़ अभी और बचा है वो भी बता दे, इसी डायग्राम में एक चीज़ और बचा है। फिर इसका कंडीशन है, देख लो, क्लियर है? किसी को कहीं कोई डाउट है? पारवी बोलो रे। अब अगले कहानी में आते हैं। ये जो रिजल्टेंट हमने लिखा, ये तो हमने इसका लेंथ निकाल लिया। अब देखो इस ट्राइंगल में अब एक चीज़ और देखो जरा, ठीक है? ये एंगल देखो, ये एंगल क्या है, अल्फ़ा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, ठीक है? अल्फ़ा ये वो एंगल है जो वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर ए से बना रहा है। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुम देखो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इट इज़ आर क्यू बाई ओ क्यू। सही है या गलत है? tan अल्फ़ा का वैल्यू परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये है। बोलो रे। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो सी वेक्टर है एक्चुअली ए वेक्टर से जो एंगल बना रहा होगा, ये वेक्टर हमारा ए था, ये वेक्टर हमारा बी था, इन दोनों के बीच एंगल थीटा था, तो ये हमारा वेक्टर सी आया जो कि वेक्टर ए प्लस बी है। इसका लंबाई, इसका लेंथ, ये लेंथ, दिस लेंथ इज रूट ओवर, इसका जो लेंथ है दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो हमने लिखा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो सी एक वेक्टर है, उसका लेंथ भी पता है और अल्फ़ा एंगल डायरेक्शन भी पता है। सही, ये सी वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आया? ये हमारा वेक्टर ए था ना, इससे ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। tan अल्फ़ा का वैल्यू इतना क्लियर है ये, वेरी गुड। नाउ अब देखो इसमें कंडीशन है। अब ये अगर आज हम नहीं कंप्लीट करेंगे तो आधा घंटा एक क्लास और लगेगा। तो ये दो चीज़ हमने ऐड करना तुमको बताया। अब कंडीशन बताएं, थक जाओ, दिमागी थक जाओ तो बता दियो, नहीं तो हम कंडीशन बताना शुरू करें। बोलो रे जल्दी। सर पढ़ा दो। अरे क्या बोलते हो, दो चीज़ नहीं बोलो। सर पढ़ा दो। वेरी गुड। ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, तो हमने लिखा वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर ए का लंबाई ए है, बी का लंबाई बी है और थीटा इन दोनों के बीच के एंगल है,
तो C का मॉड जो हो जाता है, मॉड ऑफ C मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस B जो हो जाता है वो होता है रूट ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो कि अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब A वेक्टर इधर ही है और B वेक्टर भी इधर है, दोनों का बीच का एंगल क्या है 0, मीन्स बोलेंगे वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल। इक्वल नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है। समझ में आया? अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो, समझ में आ रहा है क्या? वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, और अगर एंगल 0 होगा देन सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 डिग्री इज 1, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ सी इज मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का सम, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका रूट भी रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको रूट लगा दिए तो ये हट गया, तो इसका मतलब हुआ C का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस बी विच इज इक्वल टू A मतलब मॉड ऑफ A प्लस B मतलब मॉड ऑफ B, इसी को हम लोग A प्लस बी बोलते हैं। का मतलब ये हुआ, इसका मतलब है एक्चुअली कि अगर मान लो कभी वेक्टर A इधर ही है और वेक्टर B भी इधर है, और अगर वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस बी है तो हम A वेक्टर ऐसा रखें, A वेक्टर के सर पे B वेक्टर रखें, और इन दोनों को जब जोड़े तो ये वेक्टर हमारा C वेक्टर हुआ। अगर हम इसका लेंथ देखें और इसका लेंथ देखें और C का लेंथ देखें तो C का लंबाई A प्लस बी ही ना होगा, C का लंबाई A और B के लंबाई का सम होगा, C का मॉड इज A प्लस बी। ठीक है, ये तब और तब सिर्फ होगा जब थीटा इज 0 डिग्री और वेक्टर A एंड B आर पैरेलल। समझ में आया? समझ गए? यस सर। ठीक है, दूसरा केस 1 क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, बड़ा जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है रे, देख लेना रे। इसको घर पे एक बार फिर से हम लेक्चर भेजेंगे तो देखना, और जो डाउट हो उसको मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला कहानी सेकंड केस 1 क्लियर है। केस 2 इफ, ठीक है, केस 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना टेल ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री, और अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये बी वेक्टर होगा और ये हमारा कहलाएगा सी वेक्टर। तो ये वेक्टर ए और बी है तो हम लिखेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। व्हाट इज cos 90? 0। सो मॉड ऑफ C इज मॉड ऑफ A प्लस वेक्टर B विच इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये वाला अगर A है और ये B है और ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आया? ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो
कि अब इसको हम लोग रिलेट करते पिछले केस से। जैसे हमने लिखा था वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसमें एक वेक्टर 3i कैप इधर था और दूसरा वेक्टर 4j कैप इधर था, और इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम निकाले, मतलब ये वाला प्लस ये वाला, ये रिजल्टेंट ही तो है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5। समझ में आया क्या? बट ये हमेशा 5 होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो कुछ और होता है। सही। तीसरा केस अपन लेते हैं, थर्ड केस। बस ये तीसरा केस और बता दें। तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी उल्टा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वेक्टर ए रख के थोड़ा दूर रख लेते हैं सर बी माइनस ए हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा और इसके सर पे बी रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हमारा वेक्टर सी ऐसा हो जाएगा। बट हम सी को बोलेंगे क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर सी बोले तो इट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, इसका ए का टेल और बी का टेल ऐसे ज्वाइन करो, व्हाट इज द एंगल, 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। कॉस 180 डिग्री इज -1। कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 -1। तो सी का मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का मॉड विच इज इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या रूट ओवर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया? निगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया। ठीक, एक मिनट रे, एक मिनट, शांति रखो, शांति। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक समझे क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर है। सी को लिख देंगे मॉड ऑफ दिस इज मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ -1 है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, सही, प्लस कहाँ करे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है या नहीं होता है, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब प्रॉब्लम है कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको करें या b माइनस ए का करें, तो किसका करना चाहिए, क्योंकि रूट है और निगेटिव क्वांटिटी का रूट डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हें बड़ा कौन दिख रहा है, a बड़ा है या b बड़ा है? b, मैग्नीट्यूड b का बड़ा है। इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने क्या करा, a प्लस बी ही लिखा, और ये हो गया रूट ओवर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे b माइनस ए का होल स्क्वायर इस पूरे को, एंड दिस इज इक्वल टू b माइनस ए। समझ में आया? इस चीज को हम या तो ये लिख सकते हैं या इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। इसमें जो भी पॉजिटिव है वो लिखना, ठीक है। b बड़ा है तो b माइनस ए, a बड़ा है तो a माइनस बी, सही। मतलब ये हमेशा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। अब c का मॉड का मतलब हुआ इट इज मॉड ऑफ a प्लस बी, और a प्लस बी का मॉड का हो गया b माइनस ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मॉड b माइनस मॉड ए, यही हुआ ना? यस सर। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर a प्लस बी जो होता है, कई बार ये a प्लस बी हो जाता है, कई बार ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो जाता है, और कई बार ये
b माइनस ए और a माइनस बी भी हो जाता। जैसे 2 + 2 हमेशा 4 होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे a और b का जो रिजल्टेंट है वो a पे, b पे एंड थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा अगर अलग तो रिजल्टेंट अलग। समझ गए? आज थोड़ा भारी हो गया लगता है, थोड़ा भारी हो गया। आ गया, हजम हो गया? अरे वाह, ठीक है। अभी एक और पढ़ेंगे एडिशन। तो अभी अपने को एक और पढ़ना आई जे के। अभी तो अपन आई जे में ही घूम रहे हैं, 2 डायमेंशन, बट थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। देख लो, हम ये रिकॉर्डिंग भी तुमको आज भेज देंगे रात तक, तो देख लेना। और परसों फिर अपन मिलेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ बोलो, किसी को कुछ 3 चीज़ पढ़े, अब तीनों में से 3 केस पढ़े, कुछ पूछना है तो बताओ। कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो बताओ। ट्रायंगल लॉ समझ में आया कितना टेढ़ा है? अभी और टेढ़ा बनेगा ये थोड़ा, देख लो। अभी तो 2 वेक्टर जोड़ रहे हैं, आगे हम लोग 3 वेक्टर जोड़ेंगे। तो तीनों वेक्टर पहले 2 सीख जाएंगे अच्छे से ना, तो तीसरे में कोई दिक्कत नहीं आना।